एमपी में कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर को लेकर अच्छी खबर है। यहाँ 35% यानी 10,50,000 लोगों में एंटीबॉडी बन गई है, यानी कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। एमजीएम और 2 दूसरी लैब के आंकड़ों के विश्लेषण से ये खुलासा हुआ है। जांच में 30 से 35% लोगों में एंटीबॉडी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। अगस्त में सरकार ने इंदौर में सीरो सर्वे कराया था, तब महज 7.72% यानी 2.25 लाख लोगों में एंटीबॉडी बन पाई थी। नए आंकड़ों को लेकर डॉक्टर्स भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के मुताबिक रक्तदान के लिए आने वाले 35% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ऐसे में इन लोगों के संक्रमित होने की संभावना कम है। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटीबॉडी मिलने का ये भी मतलब है कि ये लोग बीते 7 महीने में वायरस की चपेट में आ चुके होंगे, लेकिन लक्षण नहीं होने की वजह से जांच नहीं कराई। तस्वीरें कोरबा के जिला अस्पताल की है। देखिए, खुले में कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन कचरों की अब तक सफाई नहीं की गई है। यह हालत तब है जबकि जिले में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट है, हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है नहीं, ये वहाँ का आइसोलेशन वार्ड का जो वहाँ के कर्मचारी लोग जो पैन के उपयोग करने के बाद यहाँ रखते हैं। हाँ। और ये क्यों नहीं उठ रहा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कई बार मैंने अपने ऊपर जो भी है अपने इंचार्ज को बता चुका हूँ। अस्पताल में गंदगी का होना प्रबंधन पर सवाल है। ऐसे में जरूरी है कि परिसर से कचरे को जल्द से जल्द हटाया जाए। धमतरी में हरे भरे पेड़ पर लूपर इल्ली ने अटैक किया है। तस्वीरें देखिए, इल्लियां पेड़ की पत्तियों को चट कर रही हैं। फिलहाल ये इल्लियां गुलमोहर और मुनगा के पेड़ों को निशाना बना रही हैं। नगर निगम ने कृषि विभाग से फौरन मदद मांगी है। नहीं, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी अभी आई नहीं है मेरे पास, और आप ये जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपसे बात करने के बाद तत्काल मैं कृषि अधिकारी को फोन करूंगा और उन्हें इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। इल्लियों की वजह से पेड़ों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन पर जल्द काबू पाने की तरकीब निकालनी होगी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राजबहरावाली के नाम से विख्यात बाघिन और उनके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है, क्यों करके हमको अनुभव है अधिक कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही यह सब कुछ हुआ है, और इसके आगे पीछे तो हम और कुछ नहीं जान सकते हैं, और जाने जंगल विभाग। उधर पार्क प्रबंधन ने भरसक कोशिश की कि यह मसला मीडिया में न आए, लेकिन बात छुपी नहीं। जब बात बाहर आ गई तो अब अधिकारी पूरी जांच का भरोसा दे रहे हैं। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है, और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं, और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। पार्क प्रबंधन लापता शावकों की तलाश करने की बात कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन सकता है। जबलपुर में पुलिस जांच कर रही है। वन विभाग की टीम भी मौजूद है। देर रात सर्किट हाउस और वेटनरी कॉलेज में लोगों ने तेंदुए को देखा। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग और पुलिस को दी। सर्किट हाउस के गार्डन एरिया में तेंदुए के पैर के निशान भी मिले। उधर तेंदुए के रिहायशी इलाके में जाने को लेकर लोग दहशत में आ गए। पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। वहीं भारी मशक्कत के बाद तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। ये बरवादे की आग है। तस्वीरें बुरहानपुर की है। कपड़ों की दुकान में आग लगी है।
भीषण आग की वजह से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास रहने वालों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल की 6 टीमों को आग बुझाने के लिए घंटों जूझना पड़ा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर की नेपाल नगर आरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सबसे अधिक आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में दोनों ही दल खुद को आदिवासी हितैषी पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के बीच यह दावा करके उनके वोट अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी खुद को आदिवासियों की हितैषी होने का दावा कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। गांव गरीब की चिंता कैसे होगी, जनजाति क्षेत्र की योजनाएं कैसे बनेंगी, जनजाति मंत्रालय उस पर काम करेगा। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों विचार नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस को तो केवल वोट चाहिए और वोट लेकर के वो जनता को गुमराह करके वोट पा करके अपने गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और ये सब बन गए। उसके बाद जनता कहां है, गरीब कहां है और वो जनजाति क्षेत्र में क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं। नेपाल नगर सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की हकीकत 10 नवंबर को नतीजों के बाद साफ हो पाएगी। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और अगर कल तक की बात करें तो वही इमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में थी और आज जब वो त्याग पत्र दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो चुनाव मैदान में है तो इमरती देवी का सवाल नहीं है, महिलाओं का अपमान है। तो ये कहने का आशय ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये ठीक नहीं है समाज में। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति अगर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो उनको निश्चित तौर से 3 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में भी उनको सबक सिखाएंगे। आज पता है उनको कि 50% महिलाएं हैं तो इमरती देवी का अपमान नहीं है, पूरे महिलाओं का अपमान है और ये पूरे लोग भी इस बात को जानते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। मरवाही उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी नेता रामदयाल उइके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर सरकार ने प्रशासन पर दबाव डालकर मेरे भतीजे अमित जोगी का फॉर्म निरस्त कराया। अब जनता कांग्रेस का वोट बीजेपी को जाएगा। आज जोगी जी नहीं है तो अमित जोगी और ऋचा जोगी उनके पार्टी की तरफ से जनता की तरफ से उन्होंने फॉर्म भरवाया। कांग्रेस वालों ने जानबूझकर उनके फॉर्म को रिजेक्ट करवा दिए। अरे जब वही जोगी जी जब चुनाव लड़ते थे कांग्रेस से तो उस समय इनको पता नहीं था कि कौन सी जाति के हैं। 15 साल तक वो यहाँ नेता रहे, नेतृत्व के। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये लोग दबाव पूर्वक अधिकारी को, प्रशासन को दबाव देकर के उनके फॉर्म रिजेक्ट करा दिए। वो डरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता कांग्रेस के जितने वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। उइके ने अमित जोगी से पारिवारिक संबंध बताया। साथ ही कांग्रेस पर आदिवासियों को दबाने के भी आरोप लगाए। उइके ने साल 2000 में अजीत जोगी के लिए अपनी सीट खाली की थी। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 नवंबर को यहां मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां यहां सक्रिय हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर एसएसटी की टीम मरवाही के एंट्री पॉइंट पर जांच कर रही है। मरवाही उपचुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी है और चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए पूरी टीम जुटी हुई है। इस वक्त हम एंट्री पॉइंट पर ही हैं मरवाही विधानसभा के और ये एंट्री पॉइंट का दृश्य आप देखिए, यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। तमाम वीआईपीज आपको यहाँ से जाते हुए दिखेंगे और जिस तरह से आप ये देखिए कि चेक पोस्ट यहाँ पर लगा हुआ है और साथ ही सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम बनाई गई है।
सुरक्षा के मद्देनजर यहां सभी वाहनों को जांच के बाद ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर डकैती के आरोप हैं। महासमुंद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मैकेनिकल इंजीनियर डकैती केस का मास्टरमाइंड है। 22 अक्टूबर की रात महासमुंद जिले के पिथौरा में भट्टा सरदार नंदू मोहंती के घर डकैती की कोशिश की गई थी। जो इसका मेन आरोपी है विकास प्रधान, अभी फिलहाल अश्वनी नगर रायपुर में निवास कर रहा है और जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है और प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसने यही चीज़ बताया कि मैं कर्जा से काफी लग गया था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया। इसमें जो 3 आरोपी अभी भी फरार है उसमें से तीनों उड़ीसा बरगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी अभी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मास्टरमाइंड विकास प्रधान बसना थाना इलाके के बरबसपुर का रहने वाला है, जो रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था, जिसके ऊपर 10 लाख का कर्ज था और इसी को लेकर डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति शातिर चोर है। एटीएम में तोड़-फोड़ कर चोरी करने की कई वारदातों को इसने अंजाम दिया है। जांजगीर चांपा के बनाहिल गांव में एसबीआई एटीएम में 22 अक्टूबर को तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन पुलिस की सायरन की आवाज पर चोर फरार हो गए थे। भागने के दौरान चोर का बाइक एटीएम के पास ही रह गया। पुलिस ने बाइक के मालिक के बारे में जानकारी हासिल की और चोर को दबोच लिया। मौके पर चोर जो है पुलिस की सायरन को छोड़कर अपने मोटरसाइकिल छोड़कर चले गया था। तो मोटरसाइकिल की डिटेल को निकाला गया है, जिस पर से मोटरसाइकिल समारी गोड़ हसवा बलौदाजार का रहने वाला पता चला। अभी रक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ घटना करना स्वीकार किया। तो साथ ही ये भी बताया कि आज से 3-4 माह पूर्व उसने ग्रामीण बैंक नरेला में भी ऐसे ही एक घटना करना बताया है, जिस पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया गया है। पुलिस आरोपी समारू गौड़ के साथियों की तलाश में जुट गई है। कोरबा पुलिस ने लापता लड़के के केस को सुलझा लिया है। करतला थाना इलाके में सुअर के शिकार के लिए बिजली का तार बिछाया गया था। इस तार में उलझने की वजह से आनंद राठिया की मौत हो गई थी। बिजली का तार बिछाने वाले ने डर से शव को जंगल में दफन कर दिया, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बिजली का तार सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को शिकार करने के लिए लगाया गया था, जिसमें जो गुम इंसान है आनंद राठिया वो फंस गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पास इनके द्वारा उसके शव को वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ में ले जा करके दफना दिया गया था। प्रकरण में 24 आरोपी हैं, जिसमें से 14 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार की गई है। 10 आरोपी घटना दिनांक से फरार है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 10 और लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। भिलाई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस मामले में एक होटल में छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खुर्सीपार पुलिस को आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने निखिल रेसिडेंसी के एक कमरे में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक यहां ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। आरोपियों के पास से 8 लाख की सट्टा पट्टी के अलावा 5000 कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 5 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड और एक क्रेटा गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। पकड़े गए लोग चिरमिरी के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने गाड़ी में भी मोबाइल के जरिए सट्टेबाजी करने की बात मानी है। रायपुर पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। तस्वीरों में पुलिस के साथ दिख रहे दोनों पति पत्नी हैं। पुरानी बस्ती पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है। इन दोनों ने जूता चप्पल की दुकान में 1 लाख से ज्यादा की रकम की चोरी की थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन दोनों तक पहुंची। इनके पास से ताला और शटर तोड़ने का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए चारों आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों ने बंद मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से जेवरात भी बरामद किए गए हैं। मंडला के महात्मा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ी कतार में खड़े हैं। वहीं स्टेडियम के अंदर बैट, बॉल, फुटबॉल, पहलवानों की गदा रखी हुई है। इसके अलावा खिलाड़ियों की किट भी है। दरअसल यहाँ पूजा हो रही है।
खिलाड़ियों ने अपने खेल के सामानों को शस्त्र मानकर पूजा किया। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ पर शस्त्र पूजन किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शस्त्र हमारे जरूरी नहीं है कि कोई औजार ही हो। हमारे शस्त्र आज की इक्विपमेंट्स, हमारे ये जितने भी पीछे रखे हुए हैं हमारे शस्त्र, हमारे बैट हो गया, हमारे हॉकी हो गई, हमारी फुटबॉल हो गया, हम उनको शस्त्र मानते हैं क्योंकि आज हमारे मैदान में जितने भी खिलाड़ी हैं आज यदि उस शस्त्र इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं वो जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए आज कहीं ना कहीं नाम कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए हम शस्त्र पूजन मनाते हैं क्योंकि आज यदि हम उनका मेंटेन करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही फायदा है। उसमें स्टेडियम में आयोजित इस पूजा में कई नेशनल प्लेयर और उनके कोच ने भी हिस्सा लिया। एमपी टूरिज्म विभाग की नई पहल को समर्थन मिल रहा है। टूरिज्म विभाग ने डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत की थी। विभाग को लगातार बुकिंग मिल रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लोगों ने महेश्वर, मांडू और गांधी सागर में वेडिंग के लिए बुकिंग की है। महेश्वर के घाट पर दबंग 3 की शूटिंग हुई थी। इस घाट पर शादी को लेकर लोगों ने बुकिंग की है। इंदौर रीजन के 7 अलग अलग स्थानों पर 8 होटलों में 34 शादियों के लिए बुकिंग की गई है। ये शादियां नवंबर और दिसंबर में होंगी। हालांकि पिछले साल 2 महीने में केवल 4 शादियां हुई थी। टूरिज्म विभाग के मुताबिक बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन की एक कंपनी ने आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाई जो दुनिया के अलग अलग देशों के रेल सिस्टम पर आराम से चल सकती है। यानी ये ट्रेन एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रेन से सफर को आसान बना देगी, साथ ही मंजिल पर जल्दी भी पहुंचाएगी। इस ट्रेन की सामान्य स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके बावजूद ये शोर नहीं मचाती और तो और ये काफी हल्की भी है। दावा है कि ये ट्रेन हर तापमान में पटरी पर सर पर दौड़ सकती है। अभी तक एक देश से दूसरे देश तक ट्रेन चलाने में बहुत झंझट होता है। मसलन बीजिंग से मॉस्को तक जाने वाली ट्रेन को बॉर्डर पर बोगियां बदलनी पड़ती हैं। लेकिन दावा है कि इस ट्रेन की खास तकनीक से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च किए बिना ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ट्रेन खुद ब खुद नए रेल सिस्टम के हिसाब से अपना मोड बदल लेगी। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। पश्चिम एशिया के देश कतर में 9 महीनों के बाद ऊंटों की रेस की गई। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में होने वाली ये रेस टाल दी गई थी। लेकिन करीब 9 महीनों बाद रेस ट्रैक पर एक बार फिर ऊंटों की वापसी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के अल शाहनिया शहर से सामने आईं। रेस ट्रैक पर दौड़ते ऊंटों के साथ सड़क पर कई गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ऊंटों की रेस खाड़ी देशों की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कतर में 70 के दशक से ही पेशेवर तरीके से ऊंटों की रेस की जा रही है। रेस शुरू होने से पहले इन ऊंटों की देखभाल करने वाले लोग रिमोट से चलने वाले रोबोट जॉकी की भी जांच पड़ताल करते नजर आए, जिन्हें रेस में हिस्सा लेने वाले ऊंटों की पीठ पर बिठाया जाता है। 2004 से पहले इस तरह की रेसों में 6 से 12 साल तक के बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, जिस पर रोक लगने के बाद उनकी जगह इन रोबोट ने ले ली।